इसका जो हमारा टॉपिक है वो है मेंडल के जो 3 नियम है। इन 3 नियमों में सबसे पहले हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस यानी प्रभाविता का नियम। ठीक है, उसके बाद में है पृथक्करण का नियम और उसके बाद में है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस यानी प्रभाविता का नियम। ठीक है, प्रभाविता के नियम की अगर हम बात करें तो ये जो नियम है वो मेंडल द्वारा ही दिया गया था। ठीक है, अच्छा, प्रभाविता के नियम के ऊपर भी अपवाद है, इसकी बात भी हम करेंगे, इसकी चर्चा भी हम करेंगे। ठीक है, जो प्रभाविता का नियम है, प्रभाविता का जो नियम है वो क्या कहता है कि जब एक या एक से अधिक एक या एक से अधिक वैकल्पिक लक्षणों वाले जीवों में जब क्रॉस करवाया जाता है, बात को समझना, क्रॉस करवाया जाता है कि एक या एक से अधिक वैकल्पिक लक्षणों वाले जीवों के मध्य जब क्रॉस करवाया जाता है यानी संकरण करवाया जाता है तो F1 PD में F1 PD में केवल एक ही जनक के लक्षण प्रकट होते हैं और जिस जनक के लक्षण प्रकट होते हैं उन्हें हम प्रभावी लक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं? ठीक है, और जिस दूसरे जनक के जो लक्षण प्रकट नहीं होते वो F2PD में जाकर प्रकट होते हैं। तो ये बात है कि जब एक या एक से अधिक वैकल्पिक लक्षणों वाले जीवों के मध्य क्रॉस करवाया जाता है तो F1PD में केवल एक ही जनक के लक्षण प्रकट होंगे, एक ही जनक के लक्षण प्रकट होंगे। ये बात किसने कही थी भाई? किसने कही थी? मेंडल ने। और इस बात को मेंडल ने समझाया भी था प्रैक्टिकल के जरिए। मेंडल ने यह बताया था कि जो 7 जोड़ी लक्षण है, मेंडल ने कितने लक्षण लिए थे? 7 जोड़ी लक्षण है, उनमें किसी भी लक्षण के साथ अगर क्रॉस करवाओगे तो पहली पीढ़ी में वही रिजल्ट आएगा जो सबके साथ आ रहा है। मतलब पहली पीढ़ी में केवल एक जनक का लक्षण ही प्रकट होगा और जिस जनक का लक्षण प्रकट होगा उसे ही क्या कहा गया? प्रभावी लक्षण। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है? क्लियर? आगे हम बात करते हैं कि उसने प्रैक्टिकल कैसे किया था। तो प्रैक्टिकल की बात कल भी आ गई थी कि भाई लंबे और बौने, मटर के लंबे तथा मटर के बौने पौधों के बीच जब क्रॉस करवाया जाता है तो F1 जनरेशन में सभी पौधे कैसे प्राप्त होते हैं? लंबे प्राप्त होते हैं। कैसे प्राप्त होते हैं? लंबे। F1 जनरेशन में सभी पौधे लंबे प्राप्त होते हैं। लक्षण तो दोनों के लिए गए थे, मतलब जनक तो लंबा और बौना दोनों लिए गए थे, लेकिन F1PD में केवल एक जनक के लक्षण ही प्रकट हो रहे हैं। तो दूसरे जनक के लक्षण प्रकट कहाँ हुए? कहाँ हुए? F2PD में। कहाँ हुए? F2PD में। F2PD में कुछ लंबे तथा कुछ बौने पौधे प्राप्त हुए। ठीक है,
इतनी बात समझ में आई आप? अब देखो, अब जो साइंटिस्ट काम करता है तो अपने काम को लिखता भी है, अदरवाइज वो अपनी थीसिस बना ही नहीं सकता, उसको दिखाना भी तो होता है, प्रूफ करवाना भी तो होता है। तो बार बार में वो डायग्राम तो बना भी नहीं सकता था, बार बार में लंबे पौधे का डायग्राम बनाए, छोटे पौधे का डायग्राम बनाए, तो इससे तो उसको बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगी, टाइम लगेगा, उसका काम भी बढ़ जाएगा। इसलिए उसने इनको सिंबल दे दिया। क्या दे दिया? सिंबल। अब हम इसी बात को सिंबल के आधार पे पढ़ेंगे। ठीक, चलो क्लियर, आगे देखिए। वही चल रहा अपना प्रभाविता का नियम, वही चल रहा अपना प्रभाविता का नियम। तो अब उसने सिंबल दे दिए, जैसे उसने लंबेपन के लिए कैपिटल टी रखा, क्या रखा, और बौनेपन के लिए उसने कौन से लेटर से रिप्रेजेंट किया, डिनोटेड किया, स्मॉल टी के साथ। किससे? स्मॉल टी से रिप्रेजेंट किया। ठीक है, इतनी बात हो जाती है। अब यहां पर कैपिटल टी और स्मॉल टी लिख लिए हमने। ये क्या है? जनक। ये क्या है? जनक। एक है लंबा पादप और एक है बौना पादप। ठीक है, अब इनका क्रॉस करवा दें हम। लेकिन आपने कहीं देखा होगा कैपिटल टी 2 बार लिख रखा है, स्मॉल टी 2 बार लिख रखा है। ऐसा क्यों किया? ऐसा क्यों लिखा गया? सिंबल दे रहा था तो 2 बार क्यों लिखे उसने, कैपिटल टी और स्मॉल टी? और क्योंकि वो ये समझाना चाह रहा था कि ये तो जनक है, और जनक से यदि संकरण करवा रहे तो किसका संकरण होगा? युग्मकों का ही तो होगा। तो इससे एक युग्मक निकलना चाहिए और इससे भी एक युग्मक निकलना चाहिए। ठीक है, मटर के पादप की अगर हम बात करें तो उसमें 14 गुणसूत्र होते हैं। कितने गुणसूत्र होते हैं? ये कैपिटल टी 7 गुणसूत्र को रिप्रेजेंट करता है, और अगला कैपिटल टी अगले 7 गुणसूत्र को रिप्रेजेंट करता है। स्मॉल टी भी कुछ 7 और 7 14। अब यहां पर इससे एक युग्मक निकाल लो, दोनों सेम ही है, कैपिटल टी और स्मॉल टी। भाई जो जनक होते हैं वो द्विगुणित होते हैं। कैपिटल टी जो अवस्था है वो कौन सी है? द्विगुणित अवस्था है। कौन सी है? द्विगुणित अवस्था है। और यदि इससे 2 युग्मक आप निकाल दोगे, 2 ही निकल रहे हैं ना, तो ये अगुणित अवस्था हो गई। कौन सी हो गई? समझ में आ गई? समझ में आ गई बात? ये अगुणित अवस्था हो गई। अगुणित अवस्था ये आ गई। एक अकेला टी अगुणित है, और अगुणित होता है वही युग्मक होता है। जैसे आपने 3rd चैप्टर पढ़ा, उसमें आपने देखा कि जो जनन उपकला है उसकी सारी कोशिकाएं द्विगुणित, और उनसे जो बनती है वो अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित। तो इसने इस तरीके से इसको 2-2 बार लिया। अगर एक बार ही लेता तो एक युग्मक आ जाता, तो प्रजनक के पास क्या रहता? फिर जनक युग्मक दे रहा है तो अपने आद्य तोड़ के तो दे रहा है, अपनी कोशिकाओं में द्विगुणित कोशिकाओं को में अर्धसूत्री विभाजन के जरिए तो बना रहा है। युग्मक जो बनते हैं वो अगुणित ही होते हैं। कैसे बनते हैं? अब इनका क्रॉस करवा दो। क्या करवा दो? क्रॉस करवाने से जो नया प्लांट बना वो वापस से द्विगुणित हो गया।
ये युग्मक है, ये युग्मक है, दोनों जुड़ गए, द्विगुणित हो गए ना द्विगुणित। अरे ये कितने गुणसूत्र को रिप्रेजेंट कर रहा है? 7 को। ये कितना कर रहा है? कितने हो गए? इसके पास कितने हैं? इसके पास कितने हैं? वापस से जनक बन गया। ये जो आई उसकी कौन सी आई? F1PD। कौन सी पीडी आई? क्लियर? बात समझ में आई? अब बात को यहां पर हम और समझते हैं कि ये जो F1PD आई, इसमें उसके सभी पादप कैसे आए थे? लंबे। सभी पादप लंबे। F1PD में सभी पादप कैसे थे? समझ में आ गई बात? समझ में आई? लेकिन यहां पर स्मॉल टी और आ रहा है, तो स्मॉल टी क्यों आया? कि सर लंबे और बौने पौधों को मिलाया तो ये दोनों आपस में मिल गए, तो बौने पौधे का गुण भी इसमें था। बौने पौधे का गुण भी इसमें था। किसमें? इस जनक के अंदर। ये जनक ही तो बना वापस से, इसके अंदर बौनेपन का भी गुण है। ये गुण कब निकल के आया था? F2PD में। कब निकल के आया था? तो यहां पर उसके सिंबल के हिसाब से बात सही बन रही है कि एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है। अब ये जो मटर के पादप ऐसे बने उन पे कैपिटल टी स्मॉल टी लिखा हुआ थोड़ी मिलेगा। ये तो उसकी एक कॉन्सेप्ट थी समझाने की। ठीक है, तो सारे पौधे कैसे प्राप्त हुए उसको? लंबे। भाई दिखने में कैसे थे सारे? लंबा पौधा लिया, बौना पौधा लिया, उनका आपस में क्या करवा दिया? बीज उगा दिए। सारे बीज आए, सारे बीज ग्रोथ कर गए। उसके बाद में जो पादप बने वो कैसे बने? लंबे। कहीं पर भी उसको बौना पादप नहीं दिखा, कहीं पर भी उसको बौना पादप नहीं दिखा। लेकिन उन्हीं लंबे पादपों में से बौना पादप भी निकल के आया। कब? F2PD में। बात को समझना, उन्हीं लंबे पादपों में से बौना पादप भी निकल के आया। कब निकल के आया? F2PD में। तो अगर इन सभी लंबे पादपों को हम कैपिटल टी लिखें तो बात गलत है। क्यों? कैपिटल टी और कैपिटल टी में कहीं पर भी बौनेपन का सिंबल नहीं है। तो अगर इनको हम कैपिटल टी और स्मॉल टी लिख दें तो उसकी बात सही निकल रही थी, सही निकल रही थी ना। अब आप ये भी आपका प्रश्न बनता है कि सर कैपिटल टी और स्मॉल टी को अगर देखकर आप लंबे बोल रहे हो तो कैपिटल टी और स्मॉल टी को देखकर बौने भी तो बोल सकते हो देखने में। लेकिन क्यों हमेशा लंबापन जो है उसका प्रैक्टिकल हो गया था? लंबापन जो होता है वो बौनेपन पर प्रभावी होता है, इसलिए बौनेपन का गुण दिखाई नहीं देता। किसके आगे? लंबेपन के गुण के आगे। किसके गुण के आगे नहीं दिखाई देता? समझ में आ गई इतनी बात? इस प्रकार से उसने F1PD प्राप्त की। उसके बाद में उसने क्या किया था भाई? क्या किया था उसके बाद में? F2PD बनाने के लिए उसने क्या किया था? क्रॉस बाहर से कुछ नहीं करवाया, उसने कुछ नहीं करवाया। मैंने कल भी बताया था, उसने कुछ छेड़ा ही नहीं इनको, उनको ऐसा कैसा छोड़ दिया और उन्होंने अपने आप ही क्या कर लिया? स्वपरागण कर लिया। क्या कर लिया? स्वपरागण कर लिया। स्वपरागण से स्वपरागण से उसे F2PD प्राप्त हुई। क्या हुई? अब बात को समझना, अगर मान लो उसको F2PD में एक लंबे पौधे से, ये भी छोड़ो आप, ये कंफ्यूज हो जाओगे। आप ये मानो उसको F2 जो PD प्राप्त हुई उसमें उसको 4 पौधे ही प्राप्त हुए, ऐसे मान लो। कितने हुए? वैसे 4 के लिए तो प्रैक्टिकल नहीं कर रहा था, नहीं कर रहा था ना, लेकिन हम मान लेते हैं एक बार। कितने पौधे प्राप्त हुए? 4।
4 में से 3 लंबे थे और एक दिखने में तो यही थे। ठीक, अब इस चीज को चेकर बोर्ड द्वारा समझाया जाता है। किसके द्वारा? चेकर बोर्ड की जो अवधारणा है, चेकर बोर्ड की जो अवधारणा है इसी के आगे चलते हैं हम, इसी का पार्ट छुट्टा हुआ। चेकर बोर्ड की जो अवधारणा है, चेकर बोर्ड की जो अवधारणा है वो एक साइंटिस्ट ने दी थी, दूसरा ही साइंटिस्ट था, उसका नाम था सीपनेट, रेजिनाल्ड सीपनेट। क्या नाम था? सॉरी, रेजिनाल्ड सीपनेट ने चेकर बोर्ड की अवधारणा दी थी, चेकर बोर्ड का कॉन्सेप्ट समझाया था। ठीक है, चेकर बोर्ड का जो कॉन्सेप्ट समझा, ये ब्रितान की शहर का था रेजिनाल्ड सीपनेट। इसने एक बोर्ड बना के समझाया था कुछ ऐसे। अब ये जो जनरेशन है, ऐप 1 जनरेशन है, इसी का हमें क्या बनाना है? चेकर बोर्ड बनाना है। क्या बनाना है? चेकर बोर्ड। हम कैसे बनाएंगे? देखो, जनक आ रहा है यहाँ पे, सारे लंबे पौधे प्राप्त हुए, लेकिन लंबे पौधों में क्या छुपा हुआ था? बौनेपन का गुण। अगर आप इससे वापस से युग्मक निकाल दो, क्या निकाल दो, तो कितने युग्मक निकले? 2 प्रकार के निकले। कौन कौन से? कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो अब तीसरी चीज तो आप कोई बता ही नहीं सकते। कोई तीसरा दिख रहा है क्या आपको इसमें? नहीं दिख रहा ना। तो आप इनके गैमेट्स बना रहे हो, कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी। ये 2 बार क्यों लिखे मैंने इधर इधर? एक जो है वो मेल के लिए है और एक फीमेल के लिए। ये जो सिंबल है ऊपर वाला, ये मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये फीमेल को। ठीक है, रेजिनाल्ड सीपनेट ने ये बात बताई थी कि जो युग्मनज बन जाता है, युग्मनज बन जाता है, ये युग्मनज बन गया ना, इससे युग्मकों का उत्पादन कैसे होगा और बाद में वापस से जाइगोट कैसे बनेगा। यानी एक तरीके से देखा जाए तो संतति का जीनोटाइप समझाने की एक विधि बताई थी उसने। अब और इसमें मेल सिंबल को वर्ग क्षैतिज लाइन के ऊपर लिखा और फीमेल सिंबल को खड़ी जो लाइन है, ये तो क्षैतिज हो गई, ये खड़ी लाइन है, इसमें ऊपर लिखा। ठीक है, फीमेल सिंबल को ऐसे ही लगाने हैं। और यहाँ पर ये आ गए युग्मक। आपके पास 2 प्रकार के युग्मक बनेंगे, तीसरा नहीं बन सकता, क्योंकि आपके पास जनक कौन सा है? कैपिटल टी और स्मॉल टी। क्योंकि आप क्या करवा रहे हो? स्वपरागण। तो स्वपरागण के अंदर युग्मक वहीं मिल जाएंगे, सेम ही हो जाएंगे ना सारे। जैसे इधर लिखोगे वैसे ही इधर हो जाए, बाहर से तो कुछ आ ही नहीं रहा। तो कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी, कुछ इस प्रकार से हमने निकाल दिए। अब ये जो पौधे निकले ना, ये 4 पौधे निकले। कितने? 1 2 3
और 4। ठीक, ये सारे ये सारे दिखने में कैसे हैं भाई? हमें ये कॉन्सेप्ट भूल जाओ अभी, अभी के लिए ये कि भाई कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कुछ नहीं करा। अगर मान लो हम ये प्रैक्टिकल कर रहे हैं और 4 पौधे आए अपने पास, तो सारे दिखने में कैसे लगे हमें? लंबे लगे कि बोने? लंबे, सारे लंबे निकले ना। ठीक, एक बार तो लंबे आए सारे, ठीक है, दिखने में सारे लंबे। तो दिखने में जो आपको दिख रहा है उसको आप कहोगे लक्षण प्ररूप। क्या कहोगे? यानी फिनोटाइप। या तो फिनोटाइप कहो या फिर आप कहो लक्षण प्ररूप। लक्षण प्ररूप और जीन प्ररूप। एक दूसरी बात आएगी अपने पास, क्या? जीन प्ररूप या जीनोटाइप। इसको आप फिनोटाइप कह सकते हो, इसको जीनोटाइप। देखो, दिखने में ये जो पौधे हैं, हमने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, सारे लंबे नहीं दिखेंगे, एक तो बोना है ही इनमें, एक तो बोना है, कोई बात नहीं, मिस्टेक हो गई। ठीक है, सारे दिखने में लंबे नहीं, 3 तो लंबे दिखेंगे अपने को और एक बोना दिखेगा, दिख ही रहा है वो, 3 लंबे, एक बोना। तो लक्षण प्ररूप क्या आया? 3 अनुपात। अब जीन प्ररूप आप जानते हो क्या निकालते हो? आप निकालते हो कि एक तो लंबा, शुद्ध लंबा, 2 एक तरीके से ऐसे लंबे जिनके साथ बोने भी हैं, अशुद्ध लंबे, और एक शुद्ध बोना। ठीक है, क्लियर? समझ में आ गई बात? इससे तो समझ में आ गई, इससे तो समझ में आ गई बात। अब मैं आपसे ये पूछूं कि 4 पौधे हैं, कितने हैं? 4 पौधे हैं मटर के। प्रश्न सुनना मेरा, मटर के 4 पौधे हैं, उनमें 3 आपको लंबे दिख रहे हैं बराबर हाइट के, एक आपको बोना दिखाई दे रहा है, और मैंने लिख दिया कि इनका लक्षण प्ररूप है भाई 3:1 और इनका जीन प्ररूप है 1:2:1। ये मैंने लिख दिया और आपको दे दिया। तो आप बोलोगे कि ये सही है या गलत है? इस चीज का निचोड़ कैसे निकालेंगे अपन? मतलब 3 लंबे पौधे हैं और एक बोना पौधा है, हमें कैसे पता लगा कि जो 3 लंबे हैं ना उनमें 2 लंबे नहीं है, अशुद्ध लंबे हैं, और एक प्योर लंबा है? हमें कैसे पता लगे? ये आपका प्रश्न है। एक बोना है, बोने का तो पता लग रहा है, लेकिन 3 लंबे जो है ना उनमें हमें कैसे पता लगेगा? अरे इसको देख के तो लिख दोगे आप। जैसे मैं तो आपको रियल लाइफ में एक उदाहरण दे रहा हूँ, 3 लंबे पौधे हैं, एक बोना पौधा है, तो 3 में से आपको कैसे पता लगेगा? अगर आप खुद प्रैक्टिकल कर रहे हो, ये प्रैक्टिकल करना कोई टफ काम तो है नहीं, सिंपल सा प्रयोग है ये तो। ठीक है, क्रॉस करवाया और उगा लिया पेड़ पौधों को, तो 3 लंबे जो निकले उनमें आपको कैसे पता लगेगा कि एक शुद्ध लंबा और 2 अशुद्ध लंबे हैं? ये बताओ मेरे को, प्रश्न ये है। आप, हाँ, इसको देखना ही नहीं है अभी मेरे को, तो उन पौधों पे बताओ आप। वो 3 प्लांट हैं, वो 3 प्लांट लंबे हैं, आपने इनका जीन प्ररूप लिख दिया कि एक शुद्ध लंबा, 2 अशुद्ध लंबे। आपको कैसे पता लगा 2 अशुद्ध लंबे? हाँ, आपको कैसे पता लगा कि ये जो 2 हैं इनमें 3 में वो अशुद्ध लंबे हैं? हाइट के अकॉर्डिंग क्या? मैंने कहा तीनों की सेम आ रही है, तीनों की हाइट सेम आ रही है,
आपको कैसे पता लगा कि इन 3 में से जो 2 हैं वो शुद्ध लंबे नहीं है और एक जो है वो शुद्ध लंबा है? प्रश्न आपका ये है, इसको क्लियर करना, लास्ट में वापस से पूछूंगा मैं, ठीक है? लक्षण प्ररूप 3:1 और जीन प्ररूप 1:2:1, ठीक। अब अगला टॉपिक देखते हैं अपन, अगला टॉपिक देखते हैं। हमारा अगला जो टॉपिक है वो ये है कि भाई बैक क्रॉस, क्या? बैक क्रॉस, बैक क्रॉस क्या है? अगला टॉपिक अपना ये है कि बैक क्रॉस क्या है, ठीक है। बैक क्रॉस जो होता है उसके 2 पार्ट होते हैं, मतलब दो तरीके से समझाया जाता है। एक तो होता है टेस्ट क्रॉस और एक होता है आउट क्रॉस। समझ में आ गई बात? एक तो होता है टेस्ट क्रॉस और एक होता है आउट क्रॉस। टेस्ट यानी सुनो मेरी बात, ये बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, आउट क्रॉस मेंडल ने इसलिए किए थे किन संततियों का और भविष्य जानने के लिए कि क्या इनसे भी कोई नई चीज निकल सकती है क्या। और तो आड़े तिरछे क्रॉस करवाए थे, इसका इसके साथ करवा दिया, इसका इसके साथ करवा दिया, तो इन पीढ़ियों का भविष्य जानने के लिए। भाई जब कोई साइंटिस्ट प्रैक्टिकल कर रहा है तो वो कमी कहीं नहीं छोड़ेगा, क्योंकि अगर उसने थोड़ी सी भी कमी छोड़ दी तो कोई ना कोई उस पर क्या लगा देगा, अपवाद लगा देगा, खंडन कर देगा उसकी बात का। तो वो ये देखना चाह रहा था कि इन पीढ़ियों का क्या भविष्य निकलता है आगे और कोई, तो इसलिए बैक क्रॉस का कॉन्सेप्ट दिया इसने। बैक क्रॉस का मतलब ये होता है कि जो F1 संतति आई, कौन सी F1 संतति आई, उसका या तो प्रभावीजनक के साथ क्रॉस करवाओ या फिर अप्रभावीजनक के साथ क्रॉस। और मेंडल के प्रभाविता का नियम आपने समझ लिया कि जो जो लक्षण F1 पीढ़ी में प्रकट हो रहा है वो प्रभावी और जो नहीं हो रहा वो अप्रभावी। तो यहाँ पर कैपिटल टी और स्मॉल टी में अप्रभावी कौन सा था? कैपिटल टी और स्मॉल टी में स्मॉल टी अप्रभावी था, क्योंकि वो F1 पीढ़ी में न आकर कहाँ आ रहा था, F2 पीढ़ी में, ठीक है। इसी प्रकार हमारे बॉडी के अंदर भी बहुत सारे ऐसे जीन हैं जो रोग वाले जीन को दबा कर रखते हैं, जैसे कोई वर्णांता हो गई या फिर कोई ये मंद बुद्धि वाला हो गया केस, ठीक है। क्योंकि मंद बुद्धि का जो जीन है सभी के अंदर है, लेकिन अभी आप बोल रहे हो कि सर हमारी मंद बुद्धि नहीं है, हम परफेक्ट हैं। तो इसका मतलब आपके मंद बुद्धि के जीन को जो साथ वाला जीन है वो दबा के रखता है और अपना प्रभाव दिखाता है, आपके मंद बुद्धि वाला प्रभाव आता नहीं है। जब वो डाउन हो जाएगा किसी अगली पीढ़ी में जाके आ सकता है। फिर